जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत बसोनी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारा पीएनएसटी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है बेटा। आज हम लोग सर्कुलर मोशन के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो लेकर आए हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहा। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन? एक द्रव्यमान का कण समान चाल से चल रहा है। चाल कैसा बेटा? समान है। एक वृत्तीय गति पथ पर चलायमान है। ठीक है, कण की गति कैसी है ये बताना है। क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है। सरल आवर्त है परंतु आवर्ती नहीं है, सरल आवर्त है आवर्ती नहीं है, न तो सरल आवर्त है न आवर्ती है, परंतु आवर्ती है परंतु सरल आवर्त नहीं है। तो आपको पहले क्वेश्चन में ये जानना जरूरी है कि सरल आवर्त गति क्या होती है और आवर्ती गति क्या होती है। तो हम लोग समझते हैं बेटा सरल आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, आवर्त गति और आवर्ती गति। ठीक है बेटा, आवर्ती गति। ठीक है, तो ये समझिएगा सरल आवर्त गति क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के हम ये पेंडुलम मान के चलते हैं। एक पेंडुलम है, ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कुछ निश्चित समांतराल रिपीटेड मोशन कर रहा है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि पेंडुलम अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर एक निश्चित दूरी, या हम इसको विस्थापन मान लेते हैं। क्या कर रहा है बेटा? ये लगातार इसी को रिपीट कर रहा है, अपने मार्गों को क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, रिपीटेड फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ दैट पाथ। ठीक है ना, ये अपने माध्य स्थिति को क्या कर रहा है, लगातार रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? सरल आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होता है बेटा? इस प्रकार की गति में हम देखते हैं बेटा कि अगर मान के चलो कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ में इस प्रकार से गति करता है, हम ग्रह की गति मान लेते हैं, इसको हम लोग सूर्य मान रहे हैं, और कोई ऐसा ग्रह है जो कि हम लोग पृथ्वी को जनरली जानते हैं, पृथ्वी है, और ये लगातार ये सूर्य का परिक्रमा कर रहा होता है। एक निश्चित समांतराल बाद ये फिर से अपने प्रारंभिक स्थिति में आके फिर से एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके उसको बार बार क्या कर रहा होता है? रिपीट कर रहा होता है। यहाँ पर भी रिपीटेशन है, यहाँ पर भी रिपीटेशन है ये पाथ का। ठीक है ना, अपने एक पोजीशंस का बार बार रिपीटेशन हो रहा है लगातार। यहाँ पर भी इसी को हम लोगों ने आवर्ती गति बोला। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से पेंडुलम जिस प्रकार से गति करता है, ये दोनों तरफ से रिपीटेशन कर रहा है। मतलब एक बार चल रहा है लेफ्ट में, फिर चल रहा है राइट में। ठीक है ना, आप इस वीडियो को देख के भली भांति अच्छे से समझ सकते हो बेटा। हम लोग ये समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको बोलेंगे बेटा आवर्ती गति। इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती गति। अब देखोगे वीडियो को, देखिएगा, अगर मैं इसको मीन पोजीशन मानूं, ये वाला हमारा मीन पोजीशन है, ध्यान सुनिएगा, ये वाला हमारा मीन पोजीशन है, इसको हम लोगों ने मीन पोजीशन माना है। ठीक है बेटा, अब ये जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा लगातार करेगा 24, मतलब हम बात कर रहे हैं 365 दिन में वो लगातार एक चक्कर पूरा करता है, फिर से स्टार्ट करता है इसी मीन पोजीशन से, उसके बाद में दूसरा चक्कर पूरा करेगा, उसके लिए भी समय 365 दिन ही लगेंगे। मतलब एक निश्चित समय अंतराल बाद एक ग्रह या कोई वस्तु अपने मीन पोजीशन को या प्रारंभिक स्थिति को बार बार रिपीट करता है। इस गति को हम लोग क्या बोले? सरल आवर्त गति। क्या बोले बेटा? सरल सॉरी, इसको हम लोगों ने बोले आवर्ती गति। क्या बोले? आवर्ती गति बेटा, आवर्ती गति बोले। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को देख सकते हो आप, आवर्ती गति। ठीक है, देख सकते हो बेटा आप लोग, ये वाला हमारा प्रारंभिक स्थिति है, इसको बार बार रिपीट करेगा, ये चक्कर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 चक्कर हुआ, मतलब ये लगातार इसको क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। एक प्रारंभिक है जिसको हम लोग माध्य स्थिति मान रहे हैं, उसको बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। एक और देख सकते हो बेटा आप, एक वीडियो और देख सकते हो। जिसमें हम पेंडुलम को समझाते हैं, जिसमें पेंडुलम को बताया गया है। पेंडुलम की जो गति है बेटा, पेंडुलम की जो गति है, अब देख सकते हो उसमें पेंडुलम की गति। देखो, ये हमारा मेन पोजीशन है, इसको देखो, ये चला। ठीक है ना, अभी अब धीरे धीरे गति कम हो रही है इसकी। मैं फिर से आपको स्टार्ट करके समझाते हैं। मतलब अभी ये देखोगे कि ये मीन पोजीशन से ये मीन पोजीशन हुआ इसका, इसके लेफ्ट तरफ चलेगा। ठीक है, फिर राइट तरफ चलेगा। मतलब ये अपनी मीन पोजीशन मतलब माध्य स्थिति को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इस प्रकार की गति को हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। ठीक है बेटा,
देखिए ये, और एक चीज देख सकते हो, जैसे यहाँ पर माध्य स्थिति में आता है इसकी गति बढ़ जाती है, फिर जैसे ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाता है इसकी गति स्लो हो जाती है, या फिर इसका वेग स्लो हो जाता है। देखोगे ये अपने जैसे भी माध्य स्थिति में रहेगा, ये जैसे अपनी माध्य स्थिति में रहता है, पेंडुलम के बारे में खासियत जान लीजिएगा। इसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। ये जो चलता है बेटा, यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होता है या वेलोसिटी बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होती है। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। सेम कंडीशन हम यहाँ भी देख सकते हैं, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। लेकिन हम इस बारे में मीन पोजीशन माध्य स्थिति के बारे में देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पर माध्य स्थिति में आपकी जो वेग है वो मैक्सिमम होता है। अब देखते हैं, जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को समझा वैसे पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। लेकिन जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब टॉप पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तब हो जाए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अपने मैक्सिमम वैल्यू में होगी। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आता है बेटा, जैसे यहाँ पर जाएगी वेलोसिटी स्लो, यहाँ पर जाएगी वेलोसिटी फास्ट, यू निकलेगी, फिर जाएगी टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर आएगी यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जरा एक बार ऑब्जर्व करिएगा आप, ये वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, स्लो हुआ, मैक्सिमम हुआ, स्लो हुआ, मैक्सिमम हुआ। तो इस प्रकार से आप पेंडुलम की गति को देख रहे हो, और आपने एक प्लेनेट मतलब अर्थ की रिवॉल्यूशंस को समझो बेटा। तो हमने वीडियो में समझा बेटा कि किस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगातार चक्कर लगा रही है, एक बिंदु को लगातार रिपीट कर रही है। इस प्रकार से ये सॉरी आवर्ती गति को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। ये आवर्ती गति को रिप्रेजेंट करती है, आवर्ती गति को रिप्रेजेंट करती है। इसी को हम लोग सरल आवर्ती गति भी बोल सकते हैं बेटा। मतलब अगर आवर्ती गति को सरल आवर्ती गति बोलना हो तो गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। हम लोग सरल आवर्ती गति को आवर्ती गति को सरल आवर्ती गति बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग इस वाले सिचुएशंस में जब पेंडुलम अपने लेफ्ट राइट मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट इस प्रकार से मोशन कर रही है, इस कंडीशंस में सरल आवर्ती गति को आप आवर्ती नहीं बोल सकते, आप आवर्ती गति नहीं बोल सकते, इसको आवर्ती गति नहीं बोल सकते। लेकिन आप इस प्रकार से आवर्ती गति को सरल आवर्ती गति बोल सकते हो बेटा, ये कंडीशन है। क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंडेंट है बेटा। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं बेटा, क्या बोल रहा है कि वृत्तीय पथ पर आप लोगों ने किसी कण को चला रहे हो और बोल रहे हो कि ये सरल आवर्त गति है परंतु आवर्ती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय गति पर पथ पर है, ठीक है ना, आवर्ती है, आवर्ती है, ये तो आवर्ती गति से पहले से आवर्ती गति है, ठीक है ना। लेकिन ये सरल आवर्ती गति भी कहलाती है बेटा, सरल आवर्त गति भी हो सकती है, सरल आवर्त गति भी हो सकती है। आवर्ती तो है ही है बेटा, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? सरल आवर्त है तथा आवर्ती, ये दोनों है, मतलब हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ना तो सरल आवर्त है ना तो आवर्ती, आवर्ती तो है ही है बेटा, ठीक है ना। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ बोला है आवर्ती है परंतु सरल आवर्त नहीं है। लेकिन हाँ देखो, आवर्ती तो है ही है, सरल आवर्ती भी हम इस वाले गति को हम लोग सरल आवर्ती गति भी बोल सकते हैं। मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? सरल आवर्त गति क्या होती है, ये आवर्ती गति क्या होती है, आपको वीडियो के थ्रू समझा दिया गया है, ठीक है ना, समझ जाइएगा। और बेटर समझना है, और बेटर समझना है, नाम में बड़ा तकलीफ होती है। सरल आवर्त गति आपको एक सरल रेखा में ये दिखेगी, अगर से मैं इसके छोटे से लंबाई को लूं, छोटे से पथ को लूं, छोटे से मार्ग को लूं, तो आप लगभग इसको छोटे से लंबाई को एक सरल रेखा के रूप में समझ सकते हो। हाँ या ना बोलो? इसके छोटे से पाथ को आप सरल रेखा में समझ सकते हो। लेकिन हाँ बड़ी इसकी अगर ज्यादा ये आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति ज्यादा हो रही है तो आप इसको बोल सकते हैं ना बेटा कि थोड़ा सा कर्व पाथ चला जा रहा है। लेकिन हम छोटे से लंबाई के लिए हम बात करते हैं, सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर सरल रेखा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पूरा सर्कुलर पाथ है, ये इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है ना। तो सरल आवर्त गति में सीधा सीधा आप एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी दोलन का या सरल लोलक का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है बेटा। या फिर आप पेंडुलम वॉच का दे सकते हो, पेंडुलम घड़ी को एग्जांपल में ले सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आवर्ती गति में जितने भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, उन सभी की जो गति है आवर्ती गति होती है। आवर्ती गति को हम लोग सरल आवर्ती गति भी बोल सकते हैं। लेकिन
लेकिन सरल आवर्त गति को आप आवर्ती गति नहीं बोल सकते। ये इस मेन डिफरेंस को ध्यान रखिएगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बेटा। इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, आप एग्जाम्पल वॉच की जितने भी घड़ी होती है, ठीक है ना, आवर घड़ी या मिनट घड़ी, ठीक है ना, ये लगातार एक पोजीशन को बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति या सरल आवर्ती गति बोल सकते हो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने। तो और एक गति होती है, जैसे आप लोग देखते हैं मौत का कुआं, मौत के कुएं में जो बाइक राइडर होता है वो भी एक ही पोजीशंस को बार बार रिपीट कर रहा होता है। मतलब सर्कुलर पाथ में जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है या जो भी वस्तु मोशन कर रही है, ठीक है ना, उन सभी की गति को हम लोग आवर्ती गति बोल सकते हैं। इन्हीं को सरल आवर्ती गति भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ये हमारा, एक कार का पहिया 1200 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है। कार के त्वरक का दाब ये 10 सेकंड के बाद 45 चक्कर प्रति मिनट लगाने लगता है। पहिए का कोणीय त्वरण क्या है बेटा, ठीक है। तो जानिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोगों ने गति का नियम पढ़े हो, गति का समीकरण पढ़े हो, गति का समीकरण पढ़े हो बेटा। गति का समीकरण आप लोगों ने पढ़े हो, 3 समीकरण। पहला समीकरण पढ़े हो v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है बेटा। यहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, और a क्या है, त्वरण, और t क्या है, समय, ठीक है ना। मतलब आप लोगों ने देखा प्रारंभिक वेग है, t समय बाद v वेग हो जाता है, कितने त्वरण के साथ में, a त्वरण के साथ में। बस इतनी सी कहानी है इसकी। सेकेंड इक्वेशन आप लोग देखते हो बेटा, s इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। टी टाइम में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए एक्सीलरेशन के साथ में, उसका इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तीसरा जो इक्वेशन देखते हो, v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as देखते हो बेटा। मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s, ए एक्सीलरेशन दिया हुआ है, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बारे में दिया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं लीनियर वेलोसिटी में समझते हैं, लीनियर वेलोसिटी में समझते हैं इसको, ठीक है ना। लीनियर मोशन में समझते हैं, लीनियर मोशन में अगर आपका जो मोशन है वो लीनियर टाइप का है, ठीक है ना, तब आप इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो या पार्टिकल का मोशन रोटेशनल है, ठीक है ना, अगर रोटेशनल मोशन की बात करें, रोटेशनल अगर रोटेशनल मोशन की बात करें, रोटेशनल मोशन, तो आप इन इक्वेशंस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो बेटा, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से कोई पार्टिकल हो और वो अपने एक्सिस के अलोंग इस प्रकार से रोटेट कर रही हो, ठीक है ना बेटा। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में आप देखोगे कि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से या ओमेगा 1 ओमेगा 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो फाइनल हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन को यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो बेटा, एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा से। और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सबके लिए सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पर थीटा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है रोटेशनल मोशन के लिए। अब इनका इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बराबर ओमेगा नॉट प्लस एक्सेलरेशन अल्फा, और ये टाइम हो जाता है हमारा टी। तो रोटेशनल इक्वेशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा प्लस अल्फा इनटू टी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं, यस क्या है यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमने बोला थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा बराबर हो जाता है यू मतलब ओमेगा नॉट इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब सॉरी ए टी स्क्वायर, ये हाफ ए अल्फा टी स्क्वायर बेटा, ठीक है। तीसरे इक्वेशन लिख सकते हो आप, तीसरा इक्वेशन लिख सकते हो v मतलब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा बेटा। इस प्रकार से रोटेशनल मोशन के लिए आप 3 इक्वेशन को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके डन बेटा। अब क्वेश्चन में बोला है, ये समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि 1200 चक्कर प्रति मिनट, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में दिया हुआ है, हमको इसको पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्या में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। इस प्रकार से बेटा सेकंड में हम लोग इसको चक्कर मतलब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बेटा। त्वरक को दबाने पर यह 10 सेकंड मतलब टाइम की वैल्यू पता चल गई, टी बराबर
4500 चक्कर प्रति मिनट। फिर से इसको सेकंड में बदलना, ध्यान रखिएगा, मिनट में दिया हुआ 45 से मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा की वैल्यू हो गई। पहिए का त्वरण, कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे हम ये लिखे ओमेगा नॉट बराबर कितना बेटा, 1200 चक्कर, ठीक है ना। लेकिन मुझे इसको क्या करना है बेटा, किसको में चेंज करना है, मिनट से सेकंड में चेंज करना है बेटा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, किसका डिवाइड कर दूंगा, 60 का डिवाइड कर दूंगा। अरे यार ये कैसे हुआ, समझ में आना बेटा। चलो ऐसे ही करते बेटा, ओमेगा नॉट निकाल रहा है, ओमेगा नॉट। अभी सॉल्यूशन अभी बाद में कर लेंगे, इक्वेशन हमने अगले स्लाइड में लिख रखा है। ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट मतलब बेटा हमने बोला कितने सेकंड में, 60। अरे यार एक प्रति मिनट मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड ना। 1200 चक्कर लगा रहा है, 1200 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1200/60, ठीक है, 1200/60, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1200/60 जो आया हमारा, ये पूरे एक चक्कर में, क्योंकि हम लोगों को रेडियन पर सेकंड में अभी आंसर दिया हुआ है, रेडियन पर सेकंड में आंसर दे रखा है, तो रेडियन पर सेकंड में आंसर निकालेंगे बेटा, रेडियन पर सेकंड। अच्छा हाँ, ये डिग्री पर सेकंड में होगा, ध्यान दीजिए। चलो देखते हैं बेटा, रेडियन पर सेकंड में, रेडियन हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई हो जाएगा। मतलब भाई आप एक चक्कर पूरा करोगे, आप एक चक्कर पूरा करें, यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये चला पूरा एक चक्कर पूरा किया, तो आपने एक चक्कर पूरा करने में कितना कोण घूमा बेटा, आपने घूमा 360 डिग्री एंगल घुमा, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने के लिए आपने 360 डिग्री पूरा किया, या 360 डिग्री का कोण पूरा किया। अब इस 360 डिग्री को मैं 2 पाई बोल सकता हूँ रेडियन में, डिग्री में 360 है लेकिन रेडियन में मैं 2 पाई बोल सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियन में आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ओमेगा नॉट में लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 120 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 40 पाई हो जाएगा, ठीक है। 40 पाई रेडियन हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड बेटा, प्रति सेकंड में निकाल दिया आंसर, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। हमारा एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 45 रेडियन पर सेकंड आ गया। ऐसे ही मैं सेकंड वाले को सॉल्व करता हूँ, इसी सेकंड वाले को सॉल्व करता हूँ, ऐसी सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। ओमेगा ओमेगा नॉट कितना है बेटा, 40 पाई। चलो इसको मिटा देते हैं ताकि सॉल्यूशन मैं कर सकूं यहाँ पर। चलिए अगला स्लाइड भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला ओमेगा नॉट आया 40 पाई रेडियन, रेडियन पर सेकंड, ठीक है बेटा। ओमेगा कितना आएगा बेटा, ओमेगा आएगा 4500 है, प्रति चक्कर है, मिनट में चक्कर दिया हुआ है, मतलब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 का, और इसको रेडियन में बदलने के लिए 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे हम लोगों ने पहले वाली इसके लिए बता दिए, ओमेगा नॉट के लिए 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 3 बार कटेगा, 3 2 3 6, और ये 150 बार कटेगा बेटा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, 150 पाई रेडियन, रेडियन पर सेकंड बेटा, पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये हमको मिल गया क्या बेटा, ओमेगा टी का मान दिया रखा है 60, ठीक है, सॉरी 10 दिया है, 10 सेकंड, ठीक है ना। हमको अल्फा निकालना है, क्या निकालना है बेटा, अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए मैं लिखूँ ना बेटा, जैसे आप लोगों ने यहाँ त्वरण निकालने के लिए v माइनस यू अपॉन में टी लिखते हो बेटा, वैसे ही सेम आप अल्फा निकालने के लिए लिखोगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय टी, ठीक है ना। अल्फा हम निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल दिया हुआ 150 पाई माइनस ओमेगा नॉट हम लोगों ने 40 पाई निकाले हैं, हाँ या ना बोलो यार। टी कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 150 में से 40 घटाओगे 110 बचेगा, 110 पाई बचेगा, बटे में 10, 1 से 1 कैंसिल, हमारा आया 11 पाई, कितना आया 11 पाई आया, कितना आया बेटा 11 पाई। अब 11 पाई, पाई की वैल्यू रखोगे, पाई की वैल्यू रखोगे, सॉरी अल्फा निकाल रहे हैं, 11 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखोगे 180, कितना रखोगे 180 रखोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे 11 शून्य शून्य बेटा, 11 आठी 96 की 6, ओ हो कम, अरे यार पहाड़ा भी तो गलत हो रहा है, ठीक है ना। 11 8 88, 11 का पहाड़ा गलत कर रहा है स्टूडेंट तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, होता है मिस्टेक, नमक मिर्ची का जबान है, हो जाता है भाई, ठीक है ना। ये भूल चूक के लिए हम माफी चाहते हैं। 11 8 88 की 8 हासिल क्या बेटा, कितना 11 की 11 और 8 19, ठीक है। तो 919 80 आ रहा है बेटा, 1980, ठीक है ना। ऑप्शन में कौन सा आंसर हमारा राइट होगा बेटा, आंसर कौन सा 1980 दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बस आपको इक्वेशन, रोटेशनल मोशन का इक्वेशन पता होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि हमने मिनट से सेकंड में कैसे करना है, पता ये होना चाहिए कि आपको डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होना है,
ठीक है ना बेटा, ये सब बता दिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा चक्कर की बात थी, तो हमने 2 पाई का मल्टीप्लाई किया। अगर हमने मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया तो हम लोग ने 60 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, और डिवाइड किए, 60 को डिवाइड किया। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। ये हमारा यदि एक वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है जिसकी त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या आर है बेटा, जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा, आर है, यहाँ पर त्रिज्या आर है बेटा, एवं वस्तु की गति v है, कोणीय वेग, सिंपल सिंपल से बेटा, ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग। पहले तो एक वृत्तीय गति के लिए बात करते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है हमारा, पहले वृत्तीय गति बता देते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है बेटा, ठीक है, वृत्तीय गति क्या होता है बेटा, जानिएगा। चलो, वृत्त बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। ये वृत्त ले लिया हम लोगों ने। इस वृत्त में आप लोगों की जो त्रिज्या है बेटा, वो कितना है, आर है। ठीक है बेटा, अब आपने बोला कि वस्तु का वेग कितना है, v है। अब वस्तु के वेग को ले लिए v से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का अगर वेग v है, ठीक है ना, और इस वेग को हम लोग बोलते हैं बेटा, ये सदिश राशि है। क्या ये सदिश राशि? तो प्रत्येक बिंदु पर आप देखोगे वेग की जो दिशा है ये लगातार क्या हो रही है बेटा, बदल रही है। ठीक है, लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। तो अगर क्वेश्चन आया ऐसा कि इसका अगर चाल जो मैग्नीट्यूड है ये अनचेंज है, मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, 60 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो हम ये बोलेंगे कि चाल क्या है बेटा, चाल यहाँ पर नियत है। चाल क्या है, नियत है। लेकिन इसका जो वेग है, वेग लगातार क्या हो रही है बेटा, परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाल हम बात करते हैं ये नियत है इसलिए क्योंकि ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। चाल एक स्केलर क्वांटिटी होने के कारण हम लोग केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं जो हम बदलते हुए नहीं बता रहे हैं। लेकिन वेग दिशा पर भी निर्भर करता है, अगर दिशा बदलेगी तो वेग का भी मान बदलेगा बेटा। ठीक है ना, इस बारे में ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मान के चलो कोई कण इस वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो एक केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, इस बल को हम बोलते हैं बेटा अभिकेंद्री बल। इस बल का सूत्र होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। इस बल का सूत्र क्या होता है बेटा, mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। यहाँ पर हम लोग इसका त्वरण भी देखते हैं बेटा, त्वरण क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर होता है। क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है त्वरण। ठीक है, जो कि बल की दिशा में ही केंद्र की ओर लगातार काम कर रहा होता है। ऐसी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स के जो डायरेक्शन है उसी की तरफ इसका भी डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है, ध्यान दीजिएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस प्रकार से होता है at। ठीक है बेटा, चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन हो गया। अब बात करते हैं कोणीय चाल की, कोणीय चाल, कोणीय वेग की। कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा, कोणीय वेग, ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी होता है। अरे यार, वेग बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग कोणीय वेग के बारे में बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका टोटल एंगल कितना है बेटा, 2 पाई का, और 2 पाई के लिए टाइम कितना लग रहा है बेटा, टी लग रहा है। ठीक है ना, टाइम पीरियड है, टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड है। इसका एक हम लोग लिख सकते हैं और एक फॉर्मूला, टू ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू लिख सकते हैं बेटा, हाँ या ना बोलो यार। टी का इनवर्स अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, सॉरी, न्यू का इनवर्स टी होता है, टी का इनवर्स न्यू होता है, मतलब आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकंड बेटा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, कोणीय वेग होता है, क्या बोलता है अब, त्रिज्या आई है, वस्तु v है, सॉरी, वस्तु का वेग v है, कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग क्या होगा, तो कोणीय वेग हम लोग लिख सकते हैं बेटा ओमेगा बराबर, ये सूत्र याद रखो, v इज बराबर ओमेगा इंटू आर। अब ओमेगा बताना है आपको, ये रिलेशन याद रखोगे, बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों को। ठीक है ना, ये सूत्र से, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये रेखीय वेग है, ये कोणीय वेग है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध अगर पूछता है आपको तो आप बताओगे v बराबर ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा आपको पूछा गया है तो ये हो जाएगा v अपॉन आर हो जाएगा, v अपॉन आर।
कोणीय वेग ही पूछा है आपको, तो आप देखोगे ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है, v अपन आर, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये समझ में आया बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल किसी निकाय को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए आपके लिए आवश्यक बल अभी अभी हम लोग समझा है। अगर आप किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करते हो v वेग से, तो केंद्र की तरफ एक बल काम करता है जिसको हम लोग लिखते हैं mv²/r। ठीक है बेटा, इसी को हमने बोला अभिकेंद्री बल। क्या बोला बेटा? अभिकेंद्री बल। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो केंद्र की ओर काम कर रहा है, इसी को हमने बोला अभिकेंद्रीय बल। ठीक है बेटा, इसके लिए हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताया था, a बराबर v²/r। ठीक है ना, जबकि अगर v का मान चेंज करोगे तो r का भी मान हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा। v = ओमेगा r होता है बेटा, v का मान रखोगे तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन, फिर से ओमेगा²/r हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो केंद्र की ओर बल काम कर रहा है, जिसके कारण कण या गति जो पिंड है वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, किसके कारण कर रहा है? अभिकेंद्री बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अपकेंद्रीय बल जान लीजिएगा क्या होता है। अपकेंद्रीय बल बेटा, अपकेंद्रीय बल जानते हो बेटा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार मार्ग में ही कोई अगर पार्टिकल गति कर रहा है तो केंद्र, हम बोल रहे हैं ना, केंद्र की तरफ एक बल काम कर रहा है, केंद्र की ओर एक बल काम कर रहा है, लेकिन वो केंद्र की ओर गिर तो नहीं जा रहा है, केंद्र की ओर सरक तो नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई बल इसको बराबर, जितना बल केंद्र की ओर काम कर रहा है उतना ही बल या उतना ही परिमाण में बाहर की ओर भी काम कर रहा है। ठीक है ना, तो जो बल बाहर की ओर काम कर रहा है उतने ही परिमाण जितना कि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ काम कर रहा है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन से, क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और इसी के कारण ध्यान दीजिएगा, आपको एक प्रश्न अभी हम लास्ट में करेंगे भी, एक प्रश्न। ठीक है ना, जो जो दही से मक्खन निकालने की विधि होती है, जो दही से मक्खन निकालने की विधि होती है, ठीक है ना, वो किस बल के कारण होता है बेटा? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान के चलो आप एक प्रकार का सर्कुलर बर्तन ले लियो। ठीक है, और इस प्रकार से केंद्र में आप लगातार दही को मथ रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ से जो हल्के जो पार्टिकल होते हैं वो मक्खन के, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो अपकेंद्रीय बल के कारण दीवार के पास में आके चिपक जाते हैं। जिस प्रकार से अगर दीवार के पास आके चिपकने के कारण इसको हम लोग इस प्रकार से निकाल लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं दही से। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम लोग दही से मक्खन निकालते हैं, किस बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण निकाल पाते हैं। ठीक है बेटा, और इस अपकेंद्रीय बल का और एक उदाहरण देखते हो आप वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में आप छोटे छोटे पोर देखोगे बेटा, होल देखोगे, नोजल जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे होल देखते हो बेटा। ठीक है ना, अंदर में जो हमारा जो कपड़ा है, जो गीला कपड़ा है, जिसमें आप देखते हो कि गीला कपड़ा, इसका मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, पानी की जो हम कण देखते हैं, पानी होता है, ठीक है ना, वो ये मशीन क्या करता है, इसको मोटर के थ्रू लगातार घुमाता है, क्योंकि घुमाने से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने बोला दो बल काम कर रहा है, एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर काम कर रहा है, केंद्र की ओर काम कर रहा है, दूसरा अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की ओर काम कर रहा है। अपकेंद्रीय बल लगने के कारण, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए कोई चीज है नहीं ना, पानी के वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, इस वजह से ये फ्रीडमली इस पोर से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और हमारा जो कपड़ा है वो सूख जाता है। डन। तो इस प्रकार से हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अगला ऑप्शन को अगर डील करें, तो ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध हम लोगों ने देखा, ये अवरोधक होता है, अवरोधक होता है। प्रतिरोध मतलब बेटा, प्रतिरोध मतलब, ठीक है ना, आर, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, क्या होता है कि किसी के मार्ग में अगर कोई अवरोधक आ जाए, वो बैरियर के रूप में आ जाए, गड्ढे के रूप में आ जाए, ठीक है ना, या ब्रेकर के रूप में आ जाए, उसी को हमने बोला प्रतिरोध, जिससे हमारी गति की जो वैल्यू है वो थोड़ा डाउन हो जाए, स्लो हो जाए, हमारी स्पीड स्लो हो जाए। ओवरऑल ये कह सकते हैं हमारी स्पीड को स्लो करने वाला ऑब्स्टेकल क्या कहलाता है? अवरोधक या प्रतिरोध कहलाता है। डन। अगला दिया उपरोक्त में से कोई, मतलब इसमें क्या समझे आप। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। एक कण वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, कण का केंद्राभिमुख त्वरण युद्ध क्रमानुपाती होता है। सीधे सीधे हमने बोला था, अभी सूत्र देखा, a = v² अपॉन r,
ठीक है ना। इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अगर मान के चलो इस वेग को मैं नियत मान के चलो, वेग को नियत मान के चलो, ठीक है ना, क्योंकि वेग अगर नियत हो जाए तो हम इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब एक्सीलरेशन मतलब त्वरण हमारा त्रिज्या के क्या हो जाता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो केंद्राभिमुख त्वरण यहाँ पर बोला है कण की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। द्रव्यमान की तो कहानी ही नहीं है, कण के वेग को हम लोगों ने नियत मान लिया। और ये वेग के लिए भी अगर पूछता है ना कि वेग कैसा है, तो वेग बेटा व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा। वेग अगर त्रिज्या कांस्टेंट लिए, हम लोगों ने इस त्रिज्या को कांस्टेंट ले रखे हैं, उस कंडीशन पे आप वेग के लिए क्या बता सकते हो, वेग के लिए ये अनुक्रमानुपाती बता सकते हो, ठीक है ना। जब आर कांस्टेंट हो तब ए प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, लेकिन जब v कांस्टेंट हो तब a प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r नॉट स्क्वायर नहीं है बेटा, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है, केवल सिंगल r है इसलिए r, ठीक है। तो ये 1 अपॉन r स्क्वायर होगा, 1 अपॉन r हो गया बेटा, ठीक है, डन, क्लियर है। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हम लोगों ने इसको करेक्ट कर लिया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है ना। यह केवल कण की त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, डन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक जीभ है, ठीक है ना। जीभ का जो मास कितना है बेटा, मास कितना है 1000 kg, ठीक है ना। 20 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, इस वृत्तीय वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है कितना बेटा, 20 मीटर है। सब ऐसा यूनिट में दे रखा है, मतलब छेड़ना नहीं है इनको। जीभ और सड़क के बीच घर्षण गुणांक दिया है म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं घर्षण गुणांक को। अभी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। 0.64 तो अधिकतम जिसे जीभ बिना फिसले चल सकती है, जी का मान हम लोग को 10 रखना है। जी का मान यहाँ पर देखते हैं क्या रखा हुआ है, 10 रख के देखेंगे आंसर आता है कि। तो बढ़ते हैं, हम समझते हैं बेटा घर्षण गुणांक क्या होता है। पहले तो घर्षण बल समझिएगा, घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु किसी सतह से चल रही है, गतिमान है, ठीक है ना, तो उस वस्तु के और सड़क के जो संपर्क सतह होती है उसके बीच एक बल काम कर रहा होता है, जो उसके गति का क्या कर रहा होता है, विरोध कर रहा होता है, जो उसकी गति का विरोध कर रहा होता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान दीजिएगा, घर्षण बल गति का विरोध कर रहा होता है, ठीक है ना। उस बल को जो गति का विरोध कर रहा है, जो कि संपर्क सतह के बीच में लागू हो रहा है या लगातार काम कर रहा है, उसको बोलते हैं घर्षण बल। सिंपल सा लैंग्वेज में मैंने समझा दिया, समझाने की कोशिश किया बेटा। अब हम ये बोल रहे हैं कि इस सतह का, प्रत्येक सतह जो भी घर्षण बल प्रोवाइड करता है उन सभी का एक घर्षण गुणांक होता है। और से ये निकाले कैसे, घर्षण गुणांक निकाले कैसे, तो हमारा जो यफ होता है ये अभिलंब बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इस पर एक लंबवत बल भी काम कर रहा है बेटा, लंबवत बल भी काम कर रहा होता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे काम कर रहा है जो कि वस्तु के भार के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। इस mg के बराबर ही वस्तु का ऊपर की ओर एक बल काम कर रहा है जिसको हम लोग अभिलंब बल बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप बोलते हो, ठीक है बेटा। फ्रिक्शन फोर्स इसी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का क्या होता है, अपोजिट होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट देखते हो म्यू, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक, ठीक है ना। अब इसको म्यू को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, म्यू आर, ठीक है बेटा। अभी फिलहाल के लिए प्रश्न क्या आया है आपका, प्रश्न क्या आया है, अधिकतम वेग क्या होगा जिससे बिना फिसले चल सकती है। तो आप देखिएगा दो चीजें, दो यहाँ पर बता देते हैं। एक सर्कुलर पाथ होती है, प्लेन सर्कुलर पाथ, क्या होती है बेटा, प्लेन सर्कुलर पाथ होती है। दूसरा होती है बेटा बैंक्ड या झुकाव वाला सड़क, जो कि थीटा कोण से झुका हुआ है, ठीक है ना। वेंकेट रोड कह लो, रोड जो कि पहाड़ियों में आपको अक्सर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ, इसके लिए मैक्सिमम अगर बोलता है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है इस प्लेन सर्कुलर रोड के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वी मैक्स इज इक्वल टू होता है बेटा रूट म्यू आर जी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है तो वी मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, रूट में हम लेंगे आर जी, ये हो जाएगा म्यू प्लस टेन थीटा जो कि ये थीटा है, डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये वैल्यू याद रखो के लिए झुका हुआ हमारा सर्कुलर पाथ है, अगर सर्कुलर पाथ बैंक्ड है, ठीक है ना, झुका हुआ है, तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये वाला फार्मूला यूज करोगे।
लेकिन अगर मान के चलो हमारा जो सर्कुलर पाथ है वो प्लेन है, मतलब इस प्रकार से प्लेन है, तो हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए रूट म्यू आर जी ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चंस में आप लोगों को ऊपर वाला फार्मूला यूज करना है, जिसमें बोला गया है कि यम ये है, आर ये है, म्यू ये है, ठीक है ना, और जी 10 यूज करना है। तो करते हैं बेटा, v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी, म्यू का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.64 गुना म्यू का मान 0.64, आर कितना दे रखा है 20 गुना 10, जी का मान रखना है 10, तो ये हो जाएगा, ये 100 कर लो ना बेटा, इसको क्या दिक्कत है, ये शून्य से शून्य उड़ा दो, ठीक है ना। ये 64 है, दशमलव तो हटा दिया ना बेटा हम लोगों ने, 64 निकालोगे 8 के रूप में, 8 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, ठीक है ना। अब ये 2 रूट ये आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, इसको अगर गुना करोगे आप, इसको अगर गुना करोगे, इसको आप गुना करोगे, v मैक्सिमम हम फाइंड कर रहे हैं 8√2, तो √2 का मान होता है 1.414, इसको गुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 832, 3 बचा बेटा, ये 11, 1 बचा, 832 33 बेटा, 3 बचा, 8 का 8 3 11, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं बेटा 11.312, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन वेच हो रहा है बेटा, देखो 11.3, यहाँ पर 11.3 दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। डन। तो इस प्रकार से हम लोग ने समझा है कि अगर मान के चलो सर्कुलर पाथ अगर प्लेन है तो म्यू आर जी लगाना है, रूट म्यू आर जी। अगर सर्कुलर पाथ बेंक्ड है, झुका हुआ है, तो वी मैक्स इज इक्वल टू रूट, एक पूरे का रूट है, ठीक है ना, रूट के अंदर आर जी ब्रैकेट में लिखना है, म्यू प्लस टेन थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोर्स, जो कि प्लेन से जितना एंगल पे झुका हुआ है उसकी वैल्यू है, ठीक है ना, माइनस म्यू टेन थीटा। डन बेटा। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से एक पहाड़ी के ऊपर साइकिल चला रहा है, जिसका ढाल 20 मीटर से एक है, सॉरी 20 में से एक है। यदि आदमी और साइकिल का कुल द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा, 100, कुल द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो मनुष्य की शक्ति क्या होगी बेटा, सीधे सीधे हम लिखते हैं बेटा। पहले तो आपको दिया हुआ व्यक्ति का क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, मतलब v दे रखा है 14.4 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। चलो समझाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट तो अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ठीक है, और इसको हम लोग को बोला है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इसके लिए आप एक ट्रिक या शॉर्ट तरीका जान लीजिएगा। अब आपको बड़े से छोटे में लाना है, ठीक है ना। एक तो होता है 5/18, 5/18, और दूसरा होता है 18/5, ठीक है बेटा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कब कब करना है, कब कब किस कंडीशन में करना है, उस बात के लिए ध्यान रखिए। जब बड़े से छोटे में लाना है तो छोटे को ऊपर रखो, ठीक है बेटा। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाना है, मतलब छोटे से बड़े में लाना है, तो बड़े को ऊपर रखो। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना। हम कंफ्यूज इस बात के लिए रहते हैं, हमको पता है 5/18 है और 18/5 है, दो वैल्यू है, मल्टीप्लाई करना है ये भी पता होता है, लेकिन कब कब किस कंडीशन में करना होता है ये इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। जिसने पकड़ ली बात वो कर लेगा। हमने करना है बड़े से छोटे में, तो छोटे को ऊपर रखो, छोटे से बड़े में करना है तो बड़े को ऊपर रखो, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब क्योंकि हमको हमको वेलोसिटी 14.4 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, हाँ या ना, ठीक है ना। हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 14.4 मल्टीप्लाई, अरे यार किलोमीटर बड़ा है, छोटे में लाना है, छोटा ऊपर रखेंगे, मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, डिवाइड करोगे 18, 8 जो ये तो हो जाएगा 8 8 144 होता है 0.8, और ये 8 5 40, मतलब ये हो जाएगा 4.0 मीटर प्रति सेकंड, हाँ या ना बोले यार। तो वेलोसिटी मिल गई बेटा 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला दिया क्या दिया हुआ है कि साइकिल चल रहा है, इसका ढाल दिया हुआ है, ढाल, ढलान मतलब स्लोप, स्लोप दे रखा है, ढाल, ठीक है। 20 से एक मतलब 1/20, इसको मैं साइन थीटा टेन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1/20 होगा बेटा, ठीक है ना, 1/, अरे 20 में से एक मतलब 1/20, हाँ या ना बोले यार। जैसे आपको बोलता है कि
एक चौथाई किसी का एक चौथाई बोलता है, ठीक है ना, एक चौथाई 100 का एक चौथाई कितना हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। आपने क्या करे, ठीक है ना, 100/4 करें, ठीक है ना, एक चौथाई। अगर 20 में से एक बोलता है तो आपने क्या करना है, 1/20 करना है, डन। ये स्लोप की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू, जिसको हम लोग साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइन थीटा से। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, आगे क्या बोल रहा है, यदि आदमी साइकिल का कुल द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, मतलब नेट मास कितना है बेटा, नेट मास मतलब कुल द्रव्यमान कितना है, 100 kg, कितना है, 100 kg। तो अब हम लोग निकालेंगे बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी पावर निकालेंगे, मनुष्य की शक्ति कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पावर का वैल्यू पता होना चाहिए। शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, हाँ या ना, ये सभी लोग जानते हो। कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, इसको आप लोग जनरली यूज भी करते हो, W/T, पावर इज इक्वल टू होता है W/T, ठीक है ना। लेकिन आप एक सूत्र और नहीं जानते, जो होता है बेटा P बराबर होता है F.V होता है। ये भी यहीं से चाहे यहीं कर लो, दिमाग लगाना है तो लगा सकते हो। ये वर्क मतलब कार्य बराबर होता है बलगुणित विस्थापन, हाँ या ना, बलगुणित विस्थापन मतलब F/S, ठीक है, इंटू टाइम। इस सेकेंड अपॉन टाइम मतलब सेकेंड अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी F.V, ठीक है ना, S/T क्या हो जाता है, वेलोसिटी। और उसी फॉर्मेट में हम लोगों ने पावर को भी रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमको F अभी दे नहीं रखा है। अगर मैं इस बारे में बात करूं, कि इस प्रकार से थीटा कोण पर एक स्लोप पर कोई गाड़ी या जीप चल रही है जिसका वेट है 100 kg, ठीक है ना। गाड़ी और मनुष्य का टोटल वेट है 100 kg, मतलब हमारा mg ये, अब ये थीटा एंगल, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। अब इसके मैं कंपोनेंट डिवाइड करूं, ठीक है ना, और इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इधर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होता है mg cos थीटा हो जाएगा बेटा। mg cos थीटा मतलब mg जिस साइड के साथ थीटा एंगल बना रहा होता है उसको cos थीटा के कंपोनेंट में लेते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम लोग mg sin थीटा में लेंगे, mg sin थीटा में बेटा, ठीक है ना। अब ये जो mg sin थीटा है वो किसके बराबर है, बल के बराबर, किसके बराबर है, बल के बराबर। मतलब मैं F बराबर क्या लिख सकता हूँ, mg sin थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो। अब आप बता सकते हो पावर, जो हमने लिखा था F.V लिखा था, ठीक है ना, तो पावर में लिख सकता हूँ mg, F की जगह mg sin थीटा। और वेलोसिटी तो दे रखा है, वेलोसिटी में किसी को कोई दिक्कत, वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है ना। अब हम लोग रखेंगे m की वैल्यू, m का कितना है बेटा 100, मास दे रखा है ना, टोटल मास, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, टोटल मास दे रखा है m। जी हम लोग 9.8 रखते हैं बेटा, जी कितना रखेंगे 9.8 इंटू साइन थीटा, ये है 20 में एक स्लोप, क्या है ये स्लोप जो होता है 20 में एक दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग स्लोप क्या रखना है, 1/20 रखना है, ठीक है बेटा। वेलोसिटी हम लोग ने लाए थे 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 14.4 किलोमीटर को हम लोग ने मीटर सेकंड में चेंज किया, किलोमीटर पर आवर था वो, मीटर पर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, डन। एक जीरो से एक जीरो इधर कैंसिल, 2 दूनी 4, और यहाँ पर एक इसको 10 को भी हटा देते हैं, 0 से 0 निपट दो, ये हो जाएगा बेटा 2 8 16, 2 9 18 19, ठीक है ना, 196, कितना आ जाएगा बेटा 196 वाट आ जाएगा। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, पावर की एसआई यूनिट होती है वाट, ध्यान रखिए, पावर की एसआई यूनिट होती है वाट, डन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ यहाँ 198, ये 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, ये 196, हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। चलते बेटा, पीएनएसटी 2019 का प्रश्न है ये, ठीक है ना, सारे पीएनएसटी के पीवाईक्यू ले रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता चले कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेंथ में या किस डीपली किस क्या बोलते हैं डिफिकल्टीज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आप लोगों को फील होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को पीवाईक्यू करना जरूरी है। बहुत बार पीवाईक्यू भी आप लोगों को रिपीट कर देता है, कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी रिपीट हम लोग देखेंगे एक आध क्वेश्चन को। अगला प्रश्न ये रहा हमारे पास, 1000 द्रव्यमान वाले 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सपाट सड़क पर 10 मीटर की त्रिज्या, ठीक है ना, अच्छा मास कितना है बेटा, मास कितना है 1000 kg, 1000 kg है, ठीक है ना। और स्पीड कितनी है, v कितना है 10 मीटर पर सेकंड, सब मीटर पर सेकंड में है, इसको छेड़ना नहीं है। रेडियस भी दे रखा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर में 6 बेटा। और बोलता है कि घर्षण बल क्या होना चाहिए, घर्षण बल क्या होना चाहिए, घर्षण बल क्या होना चाहिए ताकि गाड़ी फिसले ना।
अरे गाड़ी ना फिसले इसके लिए ध्यान दीजिएगा, कोई वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है और गाड़ी ना फिसलिए, इसलिए घर्षण बल F हमारा जो होना चाहिए वो अभिकेंद्री बल के बराबर होना चाहिए बेटा, याद रखिएगा। अगर गाड़ी ना फिसले तब की कंडीशन में बोलता है ये सुरक्षित ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर सके, उसके लिए क्या जरूरी है कि घर्षण बल का मान अभिकेंद्री बल के मान के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, एम दिया हुआ है 100 और वेलोसिटी दिया हुआ है 10 इंटू 10 वी स्क्वायर में है, और आर भी दिया हुआ है 10, एक 10 से एक 10 कैंसल, बचा 10 की पावर 3, सॉरी मास दे रखा है 1000, ठीक है ना। तो ये 3 और 4 जीरो मतलब 10 की पावर 4 न्यूटन हम लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा बेटा। बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दे रखा है कि अगर मान के चलो कोई पार्टिकल, कोई कार, साइकिल, किसी भी मोटर ट्रक की बात करें, सर्कुलर पथ में अगर उसको आसानी से सेफली ट्रेवल करना है तो उसके लिए जो टायर और रोड के जो बीच फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, घर्षण बल, उसको इसके अभिकेंद्री बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए बेटा। बस हमने वही कर दिया, ठीक है ना, और सारी वैल्यू को रख दिया, आंसर आ गया बेटा। चलते अगले क्वेश्चन पर बेटा। एक मोटर कार 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर गिरी, रेडियस कितना है बेटा, रेडियस कितना है 100 मीटर, कितना है 100 मीटर, वृत्ताकार पथ पर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, वेलोसिटी भी दे रखा है बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बेटा। इसका स्पर्श रेखीय त्वरण दे रखा है, मतलब आपको 80 दे रखा है, कितना 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो परिणामी त्वरण कितना हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले एसी मतलब एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लेते हैं, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं। एसी का इक्वेशन फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर मतलब वी का दिया हुआ है 20, इसको मैं 20 मल्टीप्लाई 20 कर सकता हूँ, आर मतलब 100, 100 ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो एसी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4। अच्छा पहले समझिएगा होता क्या है ना, पहले समझिएगा होता क्या है। आप लोग देखोगे बेटा, आप लोग देखोगे कि अगर मान के चलो कोई पार्टिकल, कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इसको अच्छे से करें, चलो अच्छे से बना देते हैं, चलिए समझिएगा अच्छे से। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है वी वेलोसिटी के साथ में, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसका लगता है एक्टिव होता है, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये होता है इसका नेट एक्सीलरेशन, ए नेट हम लोग बोल रहे हैं, और 80 दे रखा है आपको 3 मीटर प्रति सेकंड, और एसी हम लोगों ने निकाला है वी स्क्वायर बाय आर के थ्रू, इतना 4 सॉरी सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डन है बेटा। आपको ए नेट फाइंड करना है, ए नेट फाइंड करने के लिए दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आप सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ए नेट का इज इक्वल टू होता है रूट रूट ए टेंजेंशियल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंट्रल स्क्वायर। डन। हम लोग अगर इसको सॉल्व करें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 16 इज अपॉन कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, मतलब ए नेट कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, जहां 3 और 4 आ गए, 3 और 4 वाला कॉम्बिनेशन उठा के नेट हम लोग 5 रख दें, बस इस कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा। अगर मान के चलो ये बड़ी जो है वो तो 5 होगा ही होगा, अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, और ये 3 है तो ये 4 होगा, ठीक है ना। आपको 3 कॉम्बिनेशन याद रखना है, 3 मतलब एक कॉम्बिनेशन याद रखना है 3 4, ए दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है, तो हमारा जो थर्ड वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 और 4 दिया हुआ है तो थर्ड वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर 5 और 3 दे रखा है तो थर्ड वैल्यू 4 हो जाएगी। बस 3 4 5 का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पर, ये रहा क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार खांचे में फंसा कीड़ा खांचे में लगातार चलता है और 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरा कर लेता है, उसकी कोणीय चाल कितनी होगी बेटा। ध्यान दीजिएगा, रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
एक गोलाकार खांचे में फंस गया, अरे यार अब ये है गोलाकार खांचे में फंस के लगातार कीड़ा गोल गोल घूम रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। बस उसी के लिए कीड़े की बात कर रहे हैं, केवल सर्कुलर पाथ में ध्यान रखो बस, ठीक है ना। वो खांचा कैसा भी है, सर्कुलर पाथ उसका ट्रेवलिंग चल रहा है। सेकंड टाइम कितना दे रखा है, अच्छा 100 सेकंड में, 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरा करना है। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर लेता है बेटा, 7/100 चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है ना, 100 चक्कर। अब इसी 1 सेकंड के चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आवृत्ति बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। तो उसकी कोणीय चाल, सीधे सीधे फार्मूला याद, हम लोग ने पहले वाले इसमें बताए थे, कोणीय चाल कितना होता है, 2 पाई न्यू के बराबर होता है, ठीक है बेटा। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी बोल सकते हो। ये तो जनरली याद रहता है आपको, 1/t हमारा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। इसी वैल्यू को याद रखोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन साइड 22/7 होता है। न्यू की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है 7/100, 7/100 लाए हो, देखो न्यू की वैल्यू है, न्यू की वैल्यू, ठीक है बेटा। 7 से 7 कैंसल, 22 दूनी 44। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 0.44, ठीक है ना, रेडियन प्रति सेकंड में है, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है बेटा। तो कोणीय चाल निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया कौन सा वाला, 2 पाई न्यू वाला फार्मूला, ठीक है ना, 0.44 रेडियन प्रति सेकंड। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। समान द्रव्यमान वाले दो कण त्रिज्याओं R1 R2 वृत्तीय पथों में समान चाल से परिक्रमा कर रहे हैं, उनके अभिकेंद्री बल का अनुपात क्या होगा, ठीक है बेटा। अभिकेंद्री बल आप लोगों ने देखो बेटा, F इजिकल टू होता है mv² अपॉन r, हाँ या ना, ठीक है। क्योंकि पहले के लिए हमने बोला F1 बराबर होता है mv² अपॉन r1, क्योंकि दोनों के लिए, ध्यान दीजिए, दोनों के लिए त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है ना, द्रव्यमान समान है, वेग भी समान ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई एक तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना, दोनों कांस्टेंट है। F2 को लेंगे तो ये हो जाएगा mv² अपॉन r2, r1 सॉरी स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे, mv² से mv² कैंसल, f1 अपॉन f2 क्या आ जाएगा बेटा, r2 अपॉन r1 हो जाएगा। f2, अरे यार r2 ऊपर जाएगा, r1 नीचे आएगा, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बेटा, डन, ठीक है। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पर। किसी पिंड को एक वृत्ताकार पथ पर गति कराने के लिए आवश्यक बल को कहा जाता है, ठीक है ना, आवश्यक बल। अरे ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2020 में फिर से आ गया, 19 में फिर से एक, अच्छा एक क्वेश्चन पहले देखे थे हम लोगों ने, एक क्वेश्चन पहले देखे थे, वो कब के सन में आया था, क्या क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ, देखते हैं। 2017 का क्वेश्चन देखो, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन, किसी निकाय को एक समान आवश्यक बल कौन सा, अभिकेंद्रीय बल, डन बेटा। ये क्वेश्चन 2020 में फिर से रिपीट हुआ है, इसीलिए आपको पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो जाते हैं बेटा। चला जा भाई, ये ठीक है, बोल क्या रहा है बेटा, कौन सा आवश्यक बल, सिंपल सिंपल बोल सकते हैं अभिकेंद्री बल, ठीक है ना। अपकेंद्री क्या होता है, कृत्रिम आभासी क्या होता है, इसका तो मतलब ही नहीं है। अपकेंद्री भी समझा दिया था उसी वाले स्लाइड में, मैंने उसी वाले क्वेश्चन में समझाया था। अभिकेंद्री बल किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के लिए आवश्यक है कि एक सेंटर की ओर एक बल काम करे, जो उसको बांध रखता है, ठीक है ना, बांध रखता है, जो कि उसको सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करने के लिए मदद करता है बेटा, ठीक है, इसको हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं। ओके डन, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एक एथलीट आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है बेटा, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी है बेटा, त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। 40 सेकंड, एक चक्कर 40 सेकंड में, एक चक्कर, एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है, ठीक है। तो यदि वह दौड़ना जारी रखता है 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में विस्थापन क्या होगा, अरे भाई ये वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको पता है, आपको पता है क्या होता है वृत्ताकार मार्ग लेने, ये एक बड़ा सा मार्ग है, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना है बेटा, आर है, कैपिटल आर है, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने के लिए, एक चक्कर, एक चक्कर पूरा कर रहा है बेटा, एक चक्कर पूरा कर रहा है 40 सेकंड में, ठीक है ना। एक चक्कर मतलब यहां से आया ए से, फिर आया कहां पर, ए पर, इसको ले लो बी, ठीक है बेटा, ये भी आर हो जाएगा हमारा। एक चक्कर पूरा किया कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। अगर 2 चक्कर पूरा करना है तो उसको, 2 चक्कर कितना समय लेगा, 80 सेकंड लेगा, हाँ या ना बोले यार, ठीक है। अगर 3 चक्कर पूरा करना हो
3 चक्कर पूरा करना हो तो कितना समय लगेगा? 120 सेकंड लगेगा। 40 40 80 80 और 40 120 सेकंड लेगा। ठीक है। अब सवाल आता है कि 2 मिनट 20 सेकंड में उसका विस्थापन क्या होगा, ये पूछ रहा है। विस्थापन पूछ रहा है बेटा, ठीक है ना। विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, दूरी और विस्थापन में आपको अंतर पता होना चाहिए। फिर भी पहले हम लोग इसका आंसर सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद में दूरी और विस्थापन में आपको अंदर समझाएंगे क्या होता है। 20 मिनट में कितना सेकंड हुआ बेटा? 60 और 60 120 सेकंड हुआ, हाँ या ना ब्रो। और ये 20 सेकंड ये दिया हुआ है, बाहर एक्स्ट्रा का 20 सेकंड दे रखा है। 120 सेकंड में तो उसने क्या कर लिया, 120 सेकंड में उसने 3 चक्कर पूरा कर लिया, जिसके लिए समय 120 सेकंड लगाया है ना बेटा। 3 चक्कर पूरा कर लिया, मतलब फिर से यहीं पर आ गया। ये एक चक्कर हुआ 40 सेकंड में, 80 सेकंड में 2 चक्कर हुआ, और 120 सेकंड में उसने 3 चक्कर पूरा किया बेटा, ठीक है ना। 3 चक्कर पूरा करने के बाद उसका विस्थापन ए पर ही है, ठीक है ना। फिर चलता है 20 सेकंड में चला, तो पूरा चक्कर के लिए वो 40 सेकंड का समय ले रहा है, पूरा चक्कर के लिए 40 सेकंड का समय ले रहा है। तो आधे 20 सेकंड में कितना चक्कर चलेगा बेटा? आधा चक्कर चलेगा, मतलब बिंदु बी पर पहुंचेगा। अगले 20 सेकंड में जब वो 120 पहुंच जाएगा, उसके अगले 20 सेकंड में वो कहां पर पहुंचेगा बेटा? पॉइंट बी पर पहुंचेगा, ठीक है। तो अब उसका विस्थापन देखते हैं। विस्थापन क्या होता है? आपकी जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है, दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सीधे सीधे उनके बीच का न्यूनतम दूरी को दर्शा रहा है, मतलब r प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। हमारा विस्थापन हो जाएगा बेटा 2r, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछता है कि दूरी कितना होगा, तो दूरी बेटा उसके आधे चक्कर के आधी परिधि को चल रहा है वो, ठीक है ना। तब हम देखते हैं कि ये 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर का आधा हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। दूरी हम बात करेंगे इसी पॉइंट के लिए, जब वो ए से बी पर पहुंचा है, अभी ए से बी की स्थिति में है, तब उसकी जो दूरी होगी वो पाई आर होगा, लेकिन जो उसका विस्थापन होगा आर प्लस आर हो जाएगा। दूरी क्या होता है? जो कुल तय की लंबाई है, जो पथ की लंबाई है, वही हमारा क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। लेकिन दैट इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर बोलता है कि 120 2 मिनट में कितना बढ़ते हैं, अगर 2 मिनट में ही पूछता मतलब एक्स्ट्रा 20 सेकंड नहीं है उस कंडीशन में, क्योंकि 2 मिनट में मतलब 120 सेकंड, 120 सेकंड में वो 3 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, मतलब 3 चक्कर में वो फिर से वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में अगर विस्थापन पूछता है, तब वो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु होने के कारण उसका कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया बेटा विस्थापन की कहानी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। क्या हो रहा है? एक 500 किलोग्राम की कार 20 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इसका मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 500 केजी, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है? 50 मीटर बेटा, ठीक है ना। स्पीड दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, फिर से आवर में हमने इसको छोटे में चेंज करना, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में दे रखा है। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बड़े से छोटे बनाना है, छोटे के ऊपर रखूंगा। मीटर पर सेकंड में 18 दूनी क्या हो जाएगा? 36 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या निकालना है बेटा? अभिकेंद्री बल, सीधे सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लो, सीधे सीधे mv स्क्वायर बाय आर लगा दो। यम दे रखा है 500 मल्टीप्लाई वी कितना दे रखा है बेटा? 50, सॉरी वी हम लोग निकाले 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 10 गुनी 10 बटे में लिखा लो आर, मतलब रेडियस 50, ठीक है बेटा। एक से एक सुन कैंसिल, 5 दहम 50, 10 गुनी 3 मतलब 10 पर 3 की घात कितना हो जाएगा बेटा? 1000 हो जाएगा। 1000 ऐसा लिख दो ना डायरेक्ट, 3 जीरो लगा दो, ठीक है ना। 1000 कहाँ दिख रहा है? 1000, 1000 ऑप्शन नंबर सी 1000 न्यूटन हमारा सही हो जाएगा बेटा। क्लियर है? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र mv स्क्वायर अपॉन आर, इसको याद कर डालो आप, ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। जब दही को मथा जाता है, देखो इसकी कहानी समझा दिया था मैं, सिंपल सा, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। शुरू में ही समझा दिया, दही को मथा जाता है तो मलाई क्रीम किस
बल के कारण अलग होता है बेटा। देखो मलाई क्रीम के लिए हमने बोला कि अभिकेंद्री बल, ठीक है ना। अगर मान के चलो अभिकेंद्री बल, कोई जो कण है, बॉडी है, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो अंदर की ओर जो कि केंद्र की ओर होता है, एक बल काम करता है जिसको हम लोग अभिकेंद्री कहते हैं। अभी अभी मतलब मुख, ये अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर। दूसरा एक बाहर की ओर जिसको हम लोग अपकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना। अपकेंद्र, केंद्र से बाहर अपकेंद्र, केंद्र की ओर अभिकेंद्री, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हम लोग एम वी स्क्वायर को कहते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी भी वैल्यू सेम इसी के इक्वल होती है, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, आउटसाइड होता है, इसका इनसाइड होता है। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बेटा, अपकेंद्री हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल भी समझा दिया है। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है वॉशिंग मशीन, उसकी भी यही कहानी है, वो भी अपकेंद्री बल पर काम करता है बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। कोई कार त्रिज्या आर की वक्रित सड़क में पर गतिमान है, सड़क के लिए कोण पर झुकी है, कार के टायरों और सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू नॉट है, इस पर सड़क पर कार्य करने के लिए अधिकतम सुरक्षा वेग क्या होगा। सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग कि किसी भी बंकेट, इसके लिए बारे में बात करिए, बंकेट रोड के लिए रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग बेटा, ठीक है ना। कौन सा मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ये तो जी अपन आर जी आर स्क्वायर, जी अपन आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला सीधे सीधे देखो फॉर्मूला पूछ लिया बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 100 केजी द्रव्यमान का एक कार घर्षणहीन सड़क पर 90 मीटर की त्रिज्या पर, मतलब हमारा जो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1000 केजी, रेडियस दे रखा है त्रिज्या 90 मीटर, ठीक है। और दे रखा है मोड़ गुजरती है ढाल, झुका मतलब थीटा दे रखा है बेटा कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। अभी हम वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। घर्षणहीन सड़क के लिए बोल रहा है, घर्षणहीन सड़क के लिए हम लोग लिख सकते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। अरे यार ये देखो भाई, ये क्यों दिमाग लगा रहा हो, हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा बेटा। सबके लिए इकलौता फार्मूला याद रख लेना बेटा, रूट आर जी म्यू माइनस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, सबके लिए इकलौता फॉर्मूला ये है वी मैक्स के लिए। हमने घर्षणहीन बोला है, घर्षणहीन रोड है, घर्षणहीन सड़क है, तो उसके लिए म्यू क्या होगा, घर्षण गुणांक 0 होगा ना बेटा। जब घर्षण गुणांक 0 है उसका मतलब उस पर कोई घर्षण नहीं है, मतलब ओके डन। अब म्यू को 0 रखोगे तो म्यू वी मैक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, रूट आर जी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बच गया 1, यहाँ पर टेन थीटा बढ़ गया, टेन थीटा यहाँ पर आ जाएगा केवल सिंगल, ठीक है ना। ये ला लिया बेटा, सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला यूज करो ना बेटा, इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। रूट आर कितना दे रखा 90 गुणित, ठीक है, और जी का मान कितना रखूं मैं, टेन थीटा 45 डिग्री दे रखा है, टेन 45 का मान सीधे सीधे 1 लिख दूं मैं यहाँ, और क्यों, टेन 45 बराबर 1 होता है ना बेटा, उसको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। 900 मतलब इसका रूट कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। आंसर कौन सा हमारा राइट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। क्लियर बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, यम द्रव्यमान की एक कार है, मतलब द्रव्यमान कितना है बेटा, मास कितना है, यम है, त्रिज्या है आर, वृत्ताकार पथ की गति कर रही है, यदि सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण म्यू एस है, घर्षण गुणांक यहाँ पर म्यू एस दे रखा है, तो कार की घूर्णीय चाल अधिकतम कितनी होगी बेटा, यही है वी मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी, ठीक है ना। म्यू आर जी कौन सा हो जाएगा बेटा, म्यू आर जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सर्कुलर मोशन से संबंधित सारे क्वेश्चंस को देख लिया जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बेटा, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितने भी आपको एडिशनल नॉलेज भी बताऊंगा आप लोगों को वो भी समझ में आ गया होगा बेटा। मिलते हैं हम लोग अगले लेसन के साथ में, अगले लेक्चर में बेटा। थैंक यू।